हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया है ना? तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे अपने और आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य अकेडमी पर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने के लिए जा रहे हैं मानव जनन में स्त्री जनन तंत्र या मादा जनन तंत्र। इससे पहले इस चैप्टर का पहला लेक्चर हो चुका है जिसमें हम लोग नर जनन तंत्र, ठीक है, नर जनन तंत्र हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें उसके डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने जाना था। आज के लेक्चर में आप पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन से पार्ट आते हैं, कौन कौन से भाग आते हैं और उनके क्या रोल हैं, यानी कि उनका जो है क्या काम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो चलिए हम जब शुरू करते हैं यहाँ से। और एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि लगातार आप लोगों के लिए 12th क्लास का हिंदी मीडियम सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है, ओवरऑल साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं मादा जनन तंत्र, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो देखिए, जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, मादा जनन तंत्र की बात करते हैं, तो जो मेन पार्ट्स होते हैं, जो मेन अंग हैं, उसकी बात करते हैं। तो देखिए, स्त्री जनन तंत्र यानी कि मादा जनन तंत्र की जब हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे ओवरी के बारे में। ओवरी यानी अंडाशय के बारे में। तो ये ओवरी या अंडाशय कहाँ है? तो आपको दिख रहा होगा, एक यहाँ और एक यहाँ, यानी इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या 2 है, ठीक है। ओवरी की संख्या 2 होती है और ये गोलाकार या अंडाकार होता है। अब देखिए, ये जो ओवरी है या अंडाशय है, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन है फीमेल में। मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में, क्या बताया था याद कीजिए। जब मैं नर जनन तंत्र आपको पढ़ा रहा था तो उस क्लास में मैंने आपको बताया था कि मेल में टेस्टिस जो होता है, जो वृषण होता है, वो प्राथमिक जनन अंग होता है। उसी तरह मादा में जो प्राथमिक जनन अंग होता है वो ओवरी यानी कि अंडाशय होता है। मैंने बताया था कि इसका आधार क्या है, यानी कि किस बेसिस पर हम बोलते हैं कि ये प्राथमिक जनन अंग है या ये द्वितीयक जनन अंग है। तो उसका आधार है युग्मक निर्माण, मैंने आपको बताया था। तो उसी तरह ओवरी यानी अंडाशय में इसको हम लोग प्राथमिक जनन अंग इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसी अंडाशय के अंदर, इसी ओवरी के अंदर क्या बनता है? अंडा का निर्माण होता है, यानी कि मादा युग्मक का निर्माण होता है। चूँकि अंडाशय या ओवरी मादा युग्मक का निर्माण करते हैं, इसीलिए ये प्राथमिक जनन अंग कहलाते हैं। 2 कारण याद रखिएगा। पहला कारण कि अंडाशय के द्वारा क्या बनाया जाता है? मादा युग्मक तैयार किया जाता है। इसी अंडाशय के अंदर मादा युग्मक तैयार होते हैं, अंडक तैयार होते हैं। दूसरा, इस ओवरी के द्वारा कुछ ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो इसके अंदर होने वाली प्रक्रियाओं को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। ये 2 बात आप याद रखिएगा, इसीलिए इसको हम प्राथमिक जनन अंग कहते हैं। अब देखिए, इसके अंदर अंडा बनना शुरू होता है, इसके अंदर अंडा बनना शुरू होता है, लेकिन कब से शुरू होता है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो नर जनन तंत्र में मैंने आपको बताया था कि जब 12 से 13 से 14 साल आता है, 13 साल मैक्सिमम जब आता है, तो टेस्टिस से यानी वृषण से टेस्टिस्टेरोन हार्मोन बनना शुरू होते हैं जो युग्मक जनन को बढ़ावा देता है। यानी पुबर्टी आने पर, 13 से 14 साल उम्र आने पर ही युग्मक बनने की प्रक्रिया शुरू होती है नर में। लेकिन जब हम मादा की बात करते हैं या स्त्री की बात करते हैं तो इस ओवरी में अंडा बनने की प्रक्रिया, आप विश्वास नहीं करेंगे, अंडा बनने की प्रक्रिया बच्ची के जन्म होने से पहले, यानी कि फीमेल के, यानी कि मादा के जन्म होने से पहले, अभी वो माँ के गर्भ में ही है, लेकिन इस अंडाशय के अंदर अंडा बनना शुरू हो गया है, अंडा बनना शुरू हो गया है। तो क्या कहा जाता है कि जब लड़का या मेल जो है, जब वो नर युग्मक बनाने लगा, इसका मतलब वो फर्टिलाइजेशन करवा सकता है, यानी वो बाप बन सकता है, बच्चे को जन्म दे सकता है, तो लड़का जवान हो गया। लेकिन गर्ल्स के केस में क्या है? अगर आप इस सेंस में को लेकर चलेंगे तो ये नॉनसेंस हो जाएगा, क्योंकि गर्ल्स में तो अभी बच्चे का जन्म भी नहीं हुआ है और अंडा बनना शुरू हो गया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए, ठीक है। तो ओवरी के बारे में मैंने आपको क्या क्या बताया? इसकी संख्या 2 होती है, ये अंडाकार होता है और इसके अंदर मादा युग्मक यानी कि अंडा बनना शुरू हो जाता है। जन्म से पहले ही ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है और 13 से 14 साल तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है।
चलिए इसके बाद अब जो है हम यहाँ से आगे की बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए इस ओवरी से कुछ हार्मोन निकलते हैं जिसको हम लोग ओवेरियन हार्मोन कहते हैं, अंडाशयी हार्मोन कहते हैं। वो कौन कौन से हार्मोन है तो उस हार्मोन्स का आप जो है थोड़ा सा नाम जरूर याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। ये हार्मोन जो आपका है ये हार्मोन एस्ट्रॉयडल हार्मोन होते हैं, यानी कि एस्ट्रॉयड के नेचर के होते हैं। अब एस्ट्रॉयड क्या है तो ये एक तरह का केमिकल होता है, तो केमिकली एस्ट्रॉयडल हार्मोन है। कौन कौन से वो हार्मोन है तो इसमें कुछ हार्मोन का आप नाम याद रख लीजिए, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये वेरी इंपॉर्टेंट क्या है हार्मोन है, जो किसके द्वारा स्रावित होते हैं, वो अंडाशय के द्वारा स्रावित होते हैं। तो इस केस में आप कह सकते हैं कि जो अंडाशय है ये ग्लैंड की तरह भी काम कर रहा है, ग्रंथि की तरह भी काम कर रहा है, क्योंकि ग्रंथि का काम क्या होता है, हार्मोन को रिलीज करना। तो दो मेन फंक्शन, एक अंडाशय के द्वारा अंडा बनाया जाता है, दूसरा इसके द्वारा कुछ हार्मोन्स निकाले जाते हैं जैसे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ये हार्मोन किस नेचर के होते हैं तो ये हार्मोन होते हैं एस्ट्रॉयडल नेचर के, केमिकली रासायनिक तौर पर ये एस्टेरॉयड होते हैं। चलिए इतनी सारी बात यहाँ पर मैंने कर लिया किसके बारे में, ओवरी के बारे में, जिसकी संख्या 2 है और ये अंडाकार है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो इससे पहले ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है ये तो मैंने आपको बताया नहीं। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मादा जनन तंत्र है। ये मादा में उपस्थित होते हैं। कहाँ उपस्थित होते हैं तो याद रखिएगा, पेल्विक कैविटी। क्या मैं बोल रहा हूँ इस बात पर ध्यान दीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ कि पेल्विक कैविटी में किडनी के पास, ठीक है ना। किडनी आप लोग जानते हैं कहाँ होता है तो पेल्विक कैविटी मतलब जो कमर है, कमर के पास जो एक स्पेस बनता है उसको पेल्विक कैविटी कहते हैं। वहाँ पर किडनी के पास ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर प्रेजेंट, ठीक है, पूरा संरचना मौजूद है। चलिए अब हो गई बात। चलिए इसके बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया, ओवरी के बारे में आपको मैंने पूरा बता दिया। अब ये जो ओवरी होता है ये कहाँ पर है, ये लटका हुआ है क्या, ये नीचे क्यों नहीं गिर जा रहा है ना। तो ये जो ओवरी है वो इस फिम्बड़ी के द्वारा, ये आप देख रहे हैं फिम्बड़ी इसको बोलते हैं हम लोग, या इसको झल्लरी बोलते हैं। इस फिम्बड़ी से ये जो अंडाशय है ये अटैच्ड है, जुड़ा हुआ है। इस फिम्बड़ी से ये अंडाशय जुड़ा हुआ है। किस चीज़ से जुड़ा हुआ है भाई तो लिगामेंट से जुड़ा हुआ है। याद रखिएगा इस पॉइंट को भी, किससे जुड़ा हुआ है तो लिगामेंट से जुड़ा हुआ है। एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पैटर्न है तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। ये ओवरी इस फिम्बड़ी से लिगामेंट से जुड़े होते हैं। चलिए ये भी पॉइंट हो गया। एक एक पॉइंट आपको बताया जाएगा, कोई भी पॉइंट जो है किसी भी पॉइंट को छोड़ा नहीं जाएगा। चलिए ओवरी के बाद हम बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब की। फैलोपियन ट्यूब या इसी को हम लोग ओविडक्ट कहते हैं। तो कहाँ है फैलोपियन ट्यूब, खोजिए, ओविडक्ट को खोजिए। तो देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पूरा पार्ट देख रहे हैं आप, ये जो पूरा आप पार्ट देख रहे हैं, भाग देख रहे हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट बोलते हैं। हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं अंडवाहिनी नलिका बोलते हैं। अब देखिए ये सबसे लंबा स्ट्रक्चर है, सबसे लंबा जो है पार्ट है, सबसे लंबा भाग है कहाँ का तो मादा जनन तंत्र का। अब इसके अंदर 3 पार्ट आते हैं, ये अकेला नहीं है बल्कि इसके अंदर 3 पार्ट आते हैं। इसकी जो लंबाई होती है पूरा वो 10 से 12 सेंटीमीटर की होती है। 10 से 12 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई होती है। इस फैलोपियन ट्यूब में अंडवाहिनी नलिका में 3 मेन पार्ट्स है। पहला है इस्थमस, जिसको हिंदी में संकीर्ण पथ हम कहते हैं। कहाँ है इस्थमस, देखिए ये आपका इस्थमस है, यानी ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये जो भाग आप सिकुड़ा हुआ भाग देख रहे हैं, जो इस गर्भाशय के यानी कि ये जो बॉडी है पूरा, इसके बाद यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पर ये ख़त्म हो जा रहा है। ये जो सिकुड़ा हुआ भाग देख रहे हैं यही क्या चीज़ है, इस्थमस है। इसी को हम लोग इस्थमस या संकीर्ण पथ कहते हैं। इसके तुरंत बाद यहाँ पर क्या हुआ है, ये फूल गया है, ये जो भाग है ये फूल गया है। ये फूला हुआ भाग जो है ये क्या कहलाता है, एम्प्यूला कहलाता है, जिसको हिंदी में हम लोग तुम्बिका कहते हैं। और अंत में ये ख़त्म हो जाता है कहाँ पर, इस भाग पर, जिसको हम लोग इनफंडिब्यूलम कहते हैं, यानी कि इसको हम लोग कीप कहते हैं। तो मेनली 3 पार्ट फैलोपियन ट्यूब में अंडवाहिनी नलिका के 3 भाग हुए। इस्थमस संकीर्ण पथ जो कि सिकुड़ा हुआ पतला नैरो सा क्या है लाइन है, उसके बाद फूला हुआ भाग एम्प्यूला,
उसके बाद आखिरी छोर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफंडिब्यूलम बोलते हैं। इसी इनफंडिब्यूलम के किनारे पर क्या लगा हुआ है, ये कीप लगा हुआ है, ठीक है, झल्लरी लगा हुआ है, फिंगड़ी लगा हुआ है, जो कि एक उंगली नुमा संरचना होता है। इस उंगली नुमा संरचना का क्या कार्य है कि इसमें जो अंडा तैयार हो रहा है इस ओवरी में, ये अंडा जो है इस उंगली नुमा संरचना के द्वारा पकड़ लिए जाते हैं, ठीक है। इसको कैप्चर करने का काम, पकड़ने का काम इस अंडा को कौन करता है, ये उंगली नुमा संरचना फिंबड़ी करता है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया था इसके बारे में, थोड़ा सा छूट गया वो, आपको ये भी बता दूं मैं कि ये जो क्या चीज़ है, ये दोनों जो अंडाशय है, इस दोनों ही अंडाशय से क्या होता है, अंडा बनना शुरू होता है। जब मादा परिपक्व हो जाती है तब अंडा पूरी तरह से बन जाता है। तो होता क्या है कि मंथ में एक बार इस मंथ से अंडा निकलता है और दूसरे मंथ में इस अंडाशय से अंडा निकलता है। मतलब नवंबर में यदि इस अंडाशय से एक अंडा निकला तो दिसंबर में इस अंडाशय से क्या होता है, एक अंडा निकलता है। तो अंडा जो निकलता है वो एक ही निकलता है, ठीक है ना, एक मंथ में एक ही अंडा जो है यहाँ से निकलता है और यहाँ पर जाता है। ये बात भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब अंडवाहिनी नलिका के बारे में मैंने बता दिया। यहाँ पर मेनली जो है 3 पार्ट होते हैं। उसके बाद आगे हम बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब की बात। जब हम यहाँ पर बात करेंगे तीसरे नंबर पे तो आता है यूटरस, ठीक है, यूटरस आता है। तो यूटरस कहाँ है, तो ये जो आप पूरा पार्ट देख रहे हैं, बीच का जो भाग देख रहे हैं, इसी को हम लोग यूटरस बोलते हैं, यानी इसी को हम लोग गर्भाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गर्भाशय बोलते हैं। देखिए ये मेन पार्ट है, इसके बारे में मैं आपसे जो है कुछ खास बातचीत करूँगा, बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आपको पढ़ने में बोरिंग हो रहा है तो कोई बात नहीं है, आप जा सकते हैं, है ना, क्योंकि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वही मेरे चैनल पर रहेंगे, वही हमसे पढ़ेंगे, ठीक है ना, ये मुझे पूरा विश्वास है। चलिए, तो ये जो यूटरस है या इसको वॉम्ब कहते हैं, ये जो पूरा पार्ट है ये यूटरस है। इसमें देखिए 3 परत होता है, 3 भाग होता है। सबसे बाहर वाला जो आप भाग देख रहे हैं, मोटा सा अस्तर होता है ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम बोलते हैं या परिगर्भाशय बोलते हैं, ठीक है। उसके अंदर ये वाला जो मोटा सा भाग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मियोमेट्रियम, यानी गर्भाशय पेशी स्तर। मतलब सबसे बाहर पेरीमेट्रियम, उसके अंदर क्या चीज़, मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर क्या चीज़ होता है, ये वाला भाग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोमेट्रियम बोलते हैं, ठीक है, यानी कि गर्भाशय अंतः स्तर बोलते हैं। अब देखिए इस पेरीमेट्रियम का काम है सुरक्षा देना, लेकिन ये जो मियोमेट्रियम है ये मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, स्मूथ मसल का बना हुआ मांसल संरचना होता है। जब चाइल्ड बर्थ का समय आता है, जब बच्चे का जन्म लेने का टाइम आता है, तो बच्चा जो है वो डेवलप कहाँ होता है, वो इसी में होता है, यूट्रस में ही। इसी यूट्रस में बच्चा जो है वो डेवलप होता है, उसका विकास होता है। और जब वो पूरी तरह से विकसित हो जाता है तब वो बच्चा जो है वो इस यूट्रस से, इस कोख से बाहर निकलता है। तो कैसे निकलता है कि ये जो मियोमेट्रियम है, ठीक है, जब बच्चे का बाहर आने का टाइम आता है, जन्म लेने का टाइम आता है, तो कुछ जो है हार्मोन रिलीज होने लगते हैं। उस हार्मोन के प्रभाव से ये जो मांसल संरचना है इसमें सिकुड़न आता है, ये दबने लगता है, और जैसे ही ये दबता है तो ये जो बच्चा है वो बाहर की ओर निकल जाता है, यानी बच्चे का जन्म हो जाता है। तो स्मूथ मसल का बना हुआ मांसपेशियल संरचना है ये, जो बच्चे के जन्म के समय जिसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। और एक और चीज़ होता है कि जब क्या चीज़, जब मेंस्ट्रुएशन होता है ना, मेंस्ट्रुएशन के समय भी इसका जो है कुछ रोल होता है। चलिए मेंस्ट्रुएशन आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब देखिए ये इंडोमेट्रियम क्या है, ये है गर्भाशय अंतः स्तर, जो कि ब्लड वेसल्स के बने होते हैं। इसमें बहुत सारी क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है। ब्लड वेसल्स कहने का मतलब रक्त वाहिनियाँ होती है, बहुत ही ज़्यादा इसमें रक्त का प्रवाह होता रहता है, ठीक है। तो ये जो है जब मेंस्ट्रुएशन होता है, हर एक मंथ क्या होता है, एक अंडा बनकर यहाँ तक पहुँचता है, और यदि निषेचन हो गया है ना, जब निषेचन की प्रक्रिया हो गई तो यहाँ पर क्या बन जाता है, जायगोट बन जाता है, भ्रूण बन जाता है, जिसका बाद में विकास होने लगता है। लेकिन यदि यहाँ पर क्या ना हो, यदि यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया ना हो, तो ये जो अंडा है वो इस दीवार के साथ, इंडोमेट्रियम के वाल के साथ जो है योनि से बाहर निकल जाता है रक्त के साथ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल फ्लो कहते हैं, ऋतुस्राव कहते हैं, जो कि आप आगे पढ़ेंगे। तो चलिए मोटा मोटी मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको क्या क्या बताया अभी तक। मैंने आपको यूट्रस के बारे में बताया, इसमें 3 लेयर होता है। सबसे बाहर वाला पेरीमेट्रियम,
बीच वाला जो है ये मेयोमेट्रियम होता है, जो कि मांसल संरचना होती है। बच्चे को जन्म देने का जब टाइम आता है तो इसमें बहुत जोर का सिकुड़न होता है। और तीसरा जो सबसे अंदर वाला है लेयर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोमेट्रियम बोलते हैं, यानी गर्भाशय अंतःस्तर बोलते हैं, जो कि रक्त वाहिनियाँ से बनी होती है। और एक और काम है यहाँ पर कि जो जायगोट बना, अगर निषेचन हो गया तो जो जायगोट बना, जो भ्रूण बना, वो क्या होगा, वो इसी वाल से क्या होता है, अटैच हो जाता है। वो इसी वाल से, इसी दीवार से अंतःस्तर से जाकर चिपक जाता है, जिसको इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो इम्प्लांटेशन में भी ये क्या करता है, मदद करता है। कौन, गर्भाशय अंतःस्तर। क्लियर हो गया आपको? चलिए, ये सारा चीज़ हो गया। अब आगे की जब हम बात करते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं सर्विक्स की ओर। सर्विक्स कहाँ है आपका? तो देखिए, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये जो भाग आप देख रहे हैं, इसको हम लोग सर्विक्स कहते हैं, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्विक्स या ग्रीवा कहते हैं। ये यूट्रस का सबसे नीचे वाला भाग है। यूट्रस का ये सबसे नीचे वाला भाग है, ठीक है। अब ये जो सर्विक्स है, ये किस में खुल जाता है? ये वेजाइना में खुल जाता है, योनि में खुल जाता है। किसके द्वारा? तो एक ट्यूब के द्वारा। एक ट्यूब के द्वारा, जिस ट्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विकल कैनाल बोलते हैं, यानी ग्रीवा नाल बोलते हैं। तो मैंने क्या कहा, याद रखिएगा कि ये जो यूट्रस है, ये जो यूट्रस है, यूट्रस का सबसे नीचे वाला जो भाग है, जिसको हम लोग सर्विक्स कहते हैं, तो ये सर्विक्स एक ट्यूब के सहारे खुल जाता है। किसमें? वेजाइना में, योनि में, ठीक है। इस ट्यूब को क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग सर्विकल कैनाल बोलते हैं। इस ट्यूब का क्या काम है? तो ये यूट्रस को जोड़ता है वेजाइना से, यानी यूट्रस और वेजाइना के बीच की ये नली है जो इस दोनों को जोड़ने का काम करती है। क्लियर है? और ये जो आप देख रहे हैं, ये वेजाइनल कैनाल है, यानी वेजाइनल ओपनिंग है, यानी कि योनि का जो है द्वार है, योनि द्वार है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर सर्विक्स हो गया। सर्विक्स के बाद यहाँ पर वेजाइना की बात करेंगे। तो वेजाइना जो है, ये है वेजाइना, ठीक है। वेजाइना वो जगह है जहाँ से चाइल्ड का एक्सपल्सन होता है, मतलब बच्चे जो है वो इसी वेजाइना के थ्रू बाहर आता है। एक पॉइंट याद रखिएगा कि ये वेजाइना जो है, इससे चाइल्ड एक्सपेंशन होता है, मतलब ये बच्चे को जन्म देने का काम करता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना है कि ये जो सर्विकल कैनाल मैंने आपको बताया, ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया, ये वेजाइना बताया। तो ये सर्विकल कैनाल और वेजाइना, इस दोनों को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बर्थ कैनाल बोलते हैं। बर्थ कैनाल कहने का मतलब जनन नाल बोलते हैं, यानी जो बच्चा इस यूट्रस में डेवलप हो रहा है, विकसित हो रहा है, वो इसी जनन नाल के द्वारा, यानी कि इस ग्रीवा नाल से होते हुए, योनि से होते हुए, योनि द्वार से होते हुए बाहर आ जाएगा। तो ये जो सिस्टम है, ये एक नाल बना रहा है, एक नलिका बना रहा है, जिसके द्वारा बच्चे का जन्म होता है, वो बाहर आ पाता है। तो इसीलिए हम इसको बर्थ कैनाल या इसको हम लोग जनन नाल कहते हैं। तो ये आपका वेजाइना के बारे में हो गया, ठीक है। अब आगे जो है एक्सटर्नल जेनेटेलिया है, जो कि एक पार्ट, अलग से पार्ट है एक्सटर्नल जेनेटेलिया। तो मैं आपको इसके बाद एक्सटर्नल जेनेटेलिया के बारे में पढ़ाऊंगा। तो चलिए एक बार मैं समअप कर देता हूं कि मैंने आपको अभी तक क्या क्या बताया। मैंने बताया कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मादा जनन तंत्र है, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है ये पेल्विक कैविटी में मौजूद है। पेल्विक कैविटी में ये मौजूद है किडनी के पास, ठीक है। इसमें कौन कौन से भाग है? तो इसमें ओवरी है, अंडाशय है, एक जोड़ी है। इसकी संख्या कितनी है? 2 है। इसकी संख्या 2 है। इसका काम क्या है? इसको हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी प्राथमिक जनन अंग कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी के अंदर अंडा बनना शुरू होता है। जब बच्चे का जन्म भी नहीं होता है तभी से ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है। क्लियर है? और इसके द्वारा कुछ हार्मोन्स भी निकाले जाते हैं, जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जो कि एस्टेरॉयड नेचर के होते हैं। ये जो ओवरी है, अंडाशय है, वो इस फिम्बरी से, उंगली नुमा संरचना से जुड़ी होती है। किसके द्वारा? तो लिगामेंट्स के द्वारा, ठीक है, लिगामेंट्स के द्वारा। उसके बाद मैंने बताया कि इस ओवरी में, हर एक ओवरी से एक अंडा बनता है, हर एक मंथ इस ओवरी का अंडा जो है इधर से होते हुए इस फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है, और अगले महीने इस अंडाशय से एक अंडा निकलकर इधर पहुंचेगा। मतलब मंथ में एक ही अंडा पहुंचेगा, कहाँ तक? यहाँ तक। और एक बात याद रखिए कि ये जो जगह है, कौन सा जगह? एम्प्यूला। इस जगह पर जब अंडा पहुंच जाता है तो इधर से जब शुक्राणु जो है यहाँ पर पहुँचता है, शुक्राणु जो है यहाँ पर पहुँचता है, तो यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया पूरी होती है।
तो निषेचन कहाँ पर होता है? तो निषेचन एम्प्यूला के जगह पर होता है। एम्प्यूला इज द साइट फॉर निषेचन। ये बात याद रखिएगा, एम्प्यूला जो है ये साइट है किसका? निषेचन का, यानी कि फर्टिलाइजेशन का। अंडा निकल के यहाँ तक आएगा, इधर से शुक्राणु आएगा और यहीं पर निषेचन हो जाएगा, और निषेचन होने के बाद फिर ये आगे बढ़ते हुए इस यूटेरस में ये आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा? यहाँ पर ये अंतः स्तर में यहाँ पर चिपक जाएगा। ये बात भी आप ज़रूर याद रख लीजिएगा। उसके बाद फेलोपियन ट्यूब मैंने आपको बताया, फेलोपियन ट्यूब में 3 पार्ट्स होते हैं। ये सिकुड़ा हुआ पार्ट्स को हम लोग स्थमस बोलते हैं, संकीर्ण पथ। ये फूला हुआ भाग को हम लोग एम्प्यूला बोलते हैं, और सबसे किनारे वाले भाग को हम लोग इनफंडिबुलम बोलते हैं। इनफंडिबुलम के किनारे उंगली नुमा संरचना होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फिम्बरी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये जो अंडा है, ये अंडा इसको पकड़ लिया, फिम्बरी पकड़ लिया अंडा को, अब ये अंडा इधर जाता कैसे है? इधर कैसे बढ़ रहा है? क्या इसको पैर हाथ है क्या? नहीं। ये कैसे होता है कि ये जो है इसमें बहुत सारा सिलिया होता है, सिलिया फ्लैजेला होता है, जो इस अंडा को इस तरह से सहला के अपनी ओर खींचता है, ठीक है। ये जो है ये इस तरह से सहलाता है, तो ये अंडा जो है पीछे की तरफ भागता हुआ यहाँ तक पहुँच जाता है। चलिए, ये बात हो गई। उसके बाद मैंने आपको यूटेरस के बारे में बताया कि यूटेरस में 3 वाल होता है। पेरीमेट्रियम, इसका काम है सुरक्षा देना। मायोमेट्रियम, ये मांसपेशी का बना होता है। जब बच्चे को जन्म देने का समय आता है, जब पूरी तरह से भ्रूण तैयार हो जाता है, विकसित हो जाता है, बच्चे को जन्म देने का समय आता है, तो उस टाइम क्या होता है? कुछ हार्मोन्स ऐसे निकलते हैं जिसके कारण इस मायोमेट्रियम में सिकुड़न होता है, मांसपेशी में सिकुड़न होता है, जिससे बच्चे जो है वो यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद अंत में मैंने ये बताया आपको, सबसे इनर का जो लेयर है इसको हम लोग इंडोमेट्रियम यानी गर्भाशय अंतः स्तर बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत सारी रक्तवाहिनियाँ से भरी होती है, ठीक है। जब अंडाशय यहाँ तक पहुँच के आया लेकिन निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो पाई, तो ये अंडा जो है इस ब्लड वेसल्स को तोड़ते हुए इसके साथ जो है वो योनि से बाहर निकल जाता है रक्त के साथ, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऋतुस्राव बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि यदि निषेचन हो गया तो ये यहाँ पर निषेचन हो गया तो ये जायगोट बन गया, ठीक है, युग्मनज बन गया, और इधर से टहलते हुए यहाँ पर आकर चिपक गया। इसी अंतः स्तर में ये युग्मनज आकर चिपक जाता है, जिसको हम लोग अंतरोपण कहते हैं। तो अंतरोपण भी कहाँ होता है? तो अंतरोपण इंडोमेट्रियम में होता है, ठीक है। और मेंस्ट्रुएशन में भी इसका जो है, ऋतुस्राव में भी इसका जो है रोल है। क्लियर है। उसके बाद मैंने आपको सर्विक्स के बारे में बताया। सर्विक्स क्या है? तो यूटेरस का सबसे नीचे वाला भाग, ठीक है ना, कोख का यानी कि गर्भ का सबसे नीचे वाला भाग क्या है? ये है सर्विक्स है, ठीक है। और ये सर्विक्स खुल जाता है किसमें? वेजाइना में। किसके द्वारा? एक कैनाल के द्वारा, जिसको हम लोग सर्विकल कैनाल या ग्रीवा नाल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये वेजाइना यानी कि योनि और ये सर्विकल कैनाल को मिलाकर क्या कहा जाता है? इसको कैनाल बर्थ कैनाल कहा जाता है, जनन नाल कहा जाता है, क्योंकि बच्चा जो विकसित होता है वो इससे होते हुए, इसी से मतलब इसी सर्विकल कैनाल से होते हुए, ग्रीवा नाल से होते हुए इस वेजाइना में पहुंचता है, और फिर वेजाइना से, इस वेजाइनल ओपनिंग से यानी कि योनि द्वार से ये बच्चा बाहर निकल जाता है। इसीलिए इसको हम लोग बर्थ कैनाल भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद एक्सटर्नल जेनेटेलिया बचा हुआ है, जिसको मैं अभी आगे यहाँ पर डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ। तो चलिए बने रहिए वीडियो के साथ, आगे और इंटरेस्टिंग आपको लेक्चर यहाँ से देखने को मिलेगा। एक एक बात मैंने यहाँ पर आपको बताया, कुछ भी यहाँ पर छूटने नहीं जा रहा है आपसे, ठीक है ना। चलिए बने रहिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ से देखने वाले हैं मादा के बाह्य जननेंद्रिय के बारे में, ठीक है, फीमेल के एक्सटर्नल जेनेटेलिया के बारे में। तो जब मैं आपको मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पढ़ा रहा था तो वहाँ पर मैंने आपको मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया बताया था कि जो पेनिस होता है, जो सीसन होता है, वो मेल का एक्सटर्नल जेनेटेलिया होता है। उसी तरह फीमेल का एक्सटर्नल जेनेटेलिया यानी कि बाह्य जननेंद्रिय के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो वो हमको देखना है। तो यहाँ पर देखिए, मॉन्स प्यूबिस जघन सेल, लेबिया मेजोरा वृहद भगोष्ठ, लेबिया माइनोरा लघु भगोष्ठ, हाइमन यानी कि योनि छिद्र, क्लैटोरिस यानी कि भगसेप, ठीक है। ये सारे पार्ट्स जो है मादा के बाह्य जननेंद्रिय का निर्माण करते हैं। तो चलिए हम यहाँ से देखने वाले हैं मादा बाह्य जननेंद्रिय के अंतर्गत जो भाग आते हैं उनके क्या क्या फंक्शन हैं और वो उनका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। तो देखिए यहाँ पर जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये पिक्चर किस तरह का है? ये एकदम सामने से फ्रंट व्यू है, ठीक है ना, सामने से देखा जा रहा है, फ्रंट व्यू है। तो इसको जब आप देखेंगे तो यहाँ पर मॉन्स प्यूबिस की जब बात की जा रही है तो मॉन्स प्यूबिस कहाँ है? तो ये जो आप एरिया देख रहे हैं,
ये जो साइड से आप एरिया देख रहे हैं जो कि फैटी एरिया होता है, मतलब वसायुक्त होता है। वसायुक्त एरिया, वसायुक्त क्षेत्र जहाँ पर जो लिबिया मेजोरा के बाहर होता है। लिबिया मेजोरा मैं किसको बोल रहा हूँ, तो ये जो आप देख रहे हैं, ये बाहर वाला जो आप देख रहे हैं, इसको हम लोग लिबिया मेजोरा बोलते हैं, यानी कि इसको हम लोग वृहद भगोष्ठ बोलते हैं। इसके बारे में भी अभी बात करेंगे हम लोग। तो इस लिबिया मेजोरा के बाहर ये फैटी एरिया, यानी कि ये वसायुक्त जो क्षेत्र है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग मॉन्स प्यूबिस यानी जघन सेल बोलते हैं। इस मॉन्स प्यूबिस पर हेयर लगे होते हैं, यानी कि बाल लगे होते हैं। ठीक है, हेयर्स जो है वो इस मॉन्स प्यूबिस के ऊपर लगे हुए होते हैं, इस फैटी एरिया पर। आगे हम बात करते हैं लेबिया मेजोरा की। तो लेबिया मेजोरा कहाँ पर है, तो यहाँ पर जब आप कंसंट्रेट करेंगे तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ये योनि का जो है पूरा का पूरा, भेजाना का जो है पूरा का पूरा ये पार्ट होता है। तो इसमें देखिए कि बाहर का जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, बाहर का जो बाउंड्री दिख रहा है, ये वाला बाहर से, ये बाउंड्री को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी बाउंड्री को हम लोग लेबिया मेजोरा बोलते हैं। मेजोरा का मतलब क्या होता है, बड़ा, यानी ये जो मेजोरा है, ये जो लिबिया मेजोरा है, ये बड़ा है, बड़ा भाग है, इसीलिए इसको हम लोग वृहद भगोष्ठ भी बोलते हैं। तो लेबिया मेजोरा यानी कि वृहद भगोष्ठ कहाँ पर है, तो ये बाहर का जो बाउंड्री है, एक्सटर्नल बाउंड्री जो है, इसको लिबिया मेजोरा बोला जाता है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं बाहर से स्किन का बना हुआ फोल्डिंग की तरह, मतलब फोल्ड होता है ये इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से ये फोल्ड होता है बाहर से। तो स्किन का बना हुआ बाहर से बड़ा सा जो एरिया है, बाउंड्री है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेबिया मेजोरा बोलते हैं। इसके ऊपर भी आपको जो है ये हेयर नज़र आ जाएंगे। ठीक है, तो इस लेबिया मेजोरा के ऊपर भी आपको हेयर नज़र आएंगे और इस मॉन्स प्यूबिस वाले क्षेत्र पर भी आपको जो है ये नज़र आएगा। उसके बाद बात होती है लिबिया माइनोरा की। अब इसी बाउंड्री के अंदर एक और बाउंड्री इस तरह से बना होता है, ये भी स्किन से बना हुआ होता है। ये फोल्डिंग स्ट्रक्चर ये भी होता है, लेकिन ये इतना ज़्यादा फोल्ड नहीं होता है जितना ये बाहर वाला होता है, ये थोड़ा थोड़ा जो है फोल्ड होता है। तो अंदर का जो ये बाउंड्री है, जो छोटा एरिया कवर करता है, देख रहे हैं आप लोग, छोटा क्षेत्र कवर करता है, छोटा है ये, इसलिए इसको हम लोग लघु भगोष्ठ बोलते हैं या लिबिया माइनोरा बोलते हैं। ठीक है, इस एरिया पर, यहाँ पर किसी भी तरह का हेयर नहीं होता है। याद रखिएगा कि लिबिया माइनोरा पर कोई भी हेयर नहीं होता है। लिबिया मेजोरा जो होता है वो हेयर से ढका होता है। चलिए ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं हाइमन की। अब देखिए, जब इस लिबिया माइनोरा के आप अंदर देखेंगे तो इसी अंदर में है आपको क्या क्या नज़र आएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको एक यूरेथ्रल ओपनिंग नज़र आएगा। यूरेथ्रल ओपनिंग क्या है, ये यूरेथ्रल ओपनिंग क्या है, तो ये वो ओपनिंग है, ये वो छिद्र है जहाँ से मूत्र जो है बाहर आते हैं, यानी ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का भाग हो गया। इस छिद्र से जो मूत्र है, वो पेशाब है, वो बाहर आता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग जो है यूरेथ्रल ओपनिंग बोलते हैं। ये छिद्र है यूरेथ्रल, यूरेथ्रा इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, जहाँ से यूरिन बाहर आता है, यानी पेशाब बाहर आता है। क्लियर है। उसके जस्ट नीचे यहाँ पर एक और ओपनिंग होता है, एक और छिद्र होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये जो आपका छिद्र है, इसको वेजाइनल ओपनिंग बोला जाता है। ये क्या चीज़ है, वेजाइनल ओपनिंग, ये योनि द्वार है। आपको बताया था कि योनि का जो ट्यूब होता है, बताया था वहाँ पर जो इस तरह का ट्यूब निकला हुआ है। ठीक है, तो ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब यहाँ पर आकर खुलता है। ठीक है, तो यही क्या है, ये योनि छिद्र है, यानी योनि का, यानी कि वेजाइना का ओपनिंग है। ठीक है, इसी ओपनिंग से क्या होता है, इसी ओपनिंग में कॉपुलेशन होता है, यानी जब सेक्सुअल प्रोसेस होता है, लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया होती है मेल और फीमेल पार्टनर के बीच में, तो पेनिस को जो है इसी वेजाइनल ओपनिंग से ही अंदर जो है फीमेल बॉडी में डाला जाता है, और इसी के द्वारा जो है, इसी के थ्रू जो है स्पर्म रिलीज होता है, स्पर्म डाला जाता है फीमेल के बॉडी में। क्लियर हो गई बात। ठीक है, उसके बाद चाइल्ड बर्थ, यानी बच्चे को जब रिलीज करना होगा तो वो बच्चा जो है, चाइल्ड जो है, वो इसी वेजाइनल ओपनिंग से ही बाहर आएगा, इसी से रिलीज होगा। यानी इसके बहुत सारे काम हो गए। कॉपुलेशन में, सेक्सुअल फ्यूजन में ये काम आएगा। मेल और फीमेल के बीच में जब सेक्स होगा तो अब मेल क्या करेगा, अपने स्पर्म को इसी वेजाइनल ओपनिंग से बॉडी में डालेगा, फीमेल बॉडी में।
और फिर जब चाइल्ड बर्थ का समय आएगा, बच्चे के जन्म का समय आएगा, तो इसी ओपनिंग से वो बाहर आएगा। ठीक है, तो चाइल्ड बर्थ में भी ये काम आ रहा है और उसके बाद सेक्सुअल प्रोसेस में भी ये काम आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर 2 ओपनिंग है, 2 ट्यूब है। एक ओपनिंग पेशाब के लिए, मूत्र के लिए अलग है और एक जो है बच्चे के जन्म के लिए अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 अलग अलग क्या हैं, ट्यूब हैं। लेकिन जब मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पढ़ाया था तो वहाँ पर क्या बताया था कि एक ही ट्यूब, यूरेथ्रल ओपनिंग, ये यूरेथ्रल ओपनिंग एक ही ट्यूब है जिससे पेशाब भी बाहर आता है, मूत्र भी बाहर आता है और इसी से सीमेन भी बाहर आता है। लेकिन यहाँ पर 2 अलग अलग ट्यूब हैं। चलिए, यहाँ पर हाइमेन की बात हो रही है, योनि छिद्र की बात हो रही है। तो योनि छिद्र कहाँ है कि ये जो योनि है, ये जो योनि है, ये जब पहली बार सेक्सुअल प्रोसेस होता है, फीमेल जब पहली बार सेक्स करती है, पहली बार जब ये प्रोसेस होता है, उस समय तक ये क्या होता है, हल्का ऊपर से ढका हुआ होता है। ठीक है, हल्का, ये पूरा आधा जो है, पार्शली जो है ये पैक होता है। ठीक है, तो जब पहली बार क्या होता है, जब पहली बार सेक्सुअल फ्यूजन होता है मेल और फीमेल के बीच में, जब सेक्स होता है, तो जब पेनिस डाला जाता है, मतलब जो है इनसाइड में दिया जाता है, उस केस में ये जो हाइमन है ये टूट जाता है। पहली बार ऐसा होता है। तो ये हाइमन जब टूटता है तो यहाँ से जो है ब्लड का फ्लो होता है, खून जो है, जो रक्त है वो बहना शुरू होता है। क्लियर है? तो ये हाइमन जो है ये कहाँ पर दिखता है ज़्यादातर? तो ये हाइमन ज़्यादातर जो है ये नवयुवती में दिखता है, जो जिनको कभी एक्सपीरियंस, कभी अनुभव नहीं है, सेक्स का अनुभव जिनको कभी पहले नहीं हुआ है। ठीक है, पहली बार जब ये सेक्स का अनुभव होता है तब ये क्लैटोरिस जो है, सॉरी, ये हाइमन जो है ये टूट जाता है सेक्सुअल प्रोसेस के द्वारा पहली बार, तो रक्त निकलता है। तो जब पहली बार सेक्सुअल फ्यूजन होता है तो रक्त का निकलना वर्जिनिटी का सबूत नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि अगर पहली बार जब कोई सेक्स करने गया और रक्त नहीं प्रवाह हुआ, इसका मतलब क्या कि इसका मतलब जो है इसका जो ये जो फीमेल है ये पहले भी सेक्स कर चुकी है। ऐसा कहना सही नहीं है, क्योंकि कई बार साइकिल चलाते वक्त या एक्सरसाइज करते वक्त या दौड़ते वक्त भी ये टूट जाता है। तो ये टूटना और पहली बार जब सेक्स प्रोसेस होता है तो रक्त बहना, इस बात का गारंटी नहीं है कि ये जो फीमेल है ये वर्जिन है या नहीं है, उसको सेक्स का कोई अनुभव है या नहीं है, ये इस बात का गारंटी नहीं है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए, ये हो गई हाइमेन यानी योनि छिद्र। ये क्या हो गया, ये योनि के ऊपर लगा हुआ एक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग हाइमेन बोलते हैं। उसके बाद क्लैटोरिस कहाँ पर है, तो ये जो आप ऊपर की जो एक स्ट्रक्चर उंगली नुमा संरचना होता है, मांसल संरचना जो ऊपर से लटका हुआ होता है इस तरह से, इसको हम लोग क्लैटोरिस बोलते हैं। इसका कोई खास काम नहीं है, ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। ठीक है, ये एक ऐसा अंग है जिसका कोई भी खास काम नहीं है। तो इन सभी को हम लोग मिला के क्या बोलते हैं, इसको हम लोग मादा जनन तंत्र के अंदर रखते हैं, इसको हम लोग मादा का बाह्य जननेंद्रिय बोलते हैं। तो ये पूरा का पूरा मादा का बाह्य जननेंद्रिय इसके अंतर्गत आता है। तो आई होप कि आपको पूरी तरह से ये भी बात समझ में आ गई होगी। तो आज के स्ट्रक्चर में मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको पूरी तरह से यहाँ पर क्या बता दिया है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में, मादा जनन तंत्र के बारे में हर एक चीज़ लगभग आपको बता दिया गया है। ठीक है, तो एक लेक्चर में नर जनन तंत्र हो गया, दूसरे लेक्चर में मादा जनन तंत्र हो गया। इसके बाद आगे जब हम बढ़ेंगे तो वहाँ पर नर युग्मक यानी शुक्राणु का निर्माण कैसे होगा और मादा युग्मक यानी अंडाणु का निर्माण कैसे होगा, इन दोनों चीज़ों को हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।